नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल सोलंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस साल का आगाज बहुत शानदार रहा। पूरे देश और दुनिया में जश्न मना, लेकिन जैसे ही जश्न खत्म होता उतने ही में एक दुनिया भर को स्तब्ध कर देने वाली खबर आती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को 30 मिनट के एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। निकोलस मादुरो को अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स जो है उठा के ले गई। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और हर कोई बस यही सोच रहा था कि अगला नंबर किसका। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं वो सिर्फ छोटे देशों के लिए बने हुए हैं, या फिर कोई लॉ अमेरिका के ऊपर भी लागू होता है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप किसी संपन्न संप्रभु देश के ऊपर ऐसा हमला करके और उसके देश के राष्ट्रपति को उठा के नहीं ले जा सकते। सीआईए ने 6 महीने से इसकी पूरी रचना रची और आखिरकार 30 मिनट के ऑपरेशन में निकोलस मादुरो को ले गए। इसके बाद भारत समेत पूरे, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, वहां पर इस किडनैपिंग के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और कहा गया कि किस तरह की मनमानी है ये। भारत और अमेरिका के संबंध 2025 से खराब रहे, जब से अब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। पहले 25%, फिर 50%। लेकिन इस अहम और कड़ी चुनौती के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी रही। लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था लंबे समय तक हो पाई? क्योंकि अमेरिका जैसा एक बड़ा बाजार आपको कहां मिलेगा। लेकिन भारत ने एक ऑप्शन तलाशा। भारत ने क्या किया कि छोटे छोटे देशों से संपर्क साधना शुरू किया ताकि हमारे मैन्युफैक्चर सेक्टर को कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। भारत ने छोटे देशों के अलावा यूरोप में अपने हित साधने शुरू किए। भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। इसके उलट प्रेसिडेंट ट्रंप अब एक दिन नई धमकी के साथ आते हैं कि अब 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत के लिए मुश्किल थी कि कैसे भी करके अमेरिका से डील हो जाए, लेकिन ये डील नहीं हुई और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर ना दिखे, इसको लेकर भारत के अधिकारी और भारत की सरकार लगातार प्रयासरत रही। भारत पहले से ही 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत ने एक रणनीति के तहत काम किया। भारत ने अपना रुख उन छोटे देशों और यूरोप की तरफ मोड़ा और इस तरह करके कुछ हद तक एक बड़ा बाजार बनाने की कोशिश की। आज जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिन की भारत यात्रा शुरू हुई है। मर्ज की ये पहली आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा है। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर मर्ज की मुलाकात अहमदाबाद में हुई। इसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि भारत जर्मनी करीबी सहयोगी हैं, इसलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। यह जर्मनी के भारत के प्रति एक अटूट विश्वास को दर्शाता है। भारत और जर्मन नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड पे मिलकर नए नए काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से और मजबूती बढ़ेगी। भारत और जर्मनी सभी फील्ड में मिलकर काम करेंगे और आज जो एमओयू साइन हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों पे और भी ज्यादा घनिष्ठता संबंध बढ़ेंगे। अमेरिका के साथ अब तक कोई भी डील साइन नहीं हुई। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, मामला अधर पे लटका है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उसके बारे में ठीक से उनके सहयोगियों को भी अंदाजा नहीं है। ऐसे में भारत के सामने यूरोप का एक अच्छा विकल्प उभरकर सामने आया है। आने वाले दिनों में भारत ने खास तौर पर यूरोपीय शक्तियों के साथ जिस तरह से अपने रिश्तों पर नई गर्माहट लाने की कोशिशें शुरू की हैं, वो अनिश्चित अमेरिका नीतियों के लिए करारा जवाब साबित होने वाला है। यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को अमली जामा पहनाने से पहले भारत जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के साथ अपने रिश्तों को नई धार देने के काम शुरू कर चुका है। इस हफ्ते 3 प्रमुख यूरोपीय देशों यानी जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के नेताओं की हाई प्रोफाइल यात्रा हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत की आधिकारिक यात्रा हुई। इसी दिन से फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर और G20 के शेरपा इमैनुएल बोन भी भारत में मौजूद है। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की भारत यात्राओं के तुरंत बाद ही पोलैंड के विदेश मंत्री रेडिस्लाव इस्कोस्की के आने का भी कार्यक्रम तय किया है। यूरोपियन यूनियन ईयू के जीडीपी में इन तीनों देशों की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जिसमें जर्मन सबसे आगे है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चौथा स्थान भारत का आता है। यूरोपीय यूनियन के साथ साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते एफटीए से पहले जर्मन चांसलर की भारत यात्रा में उसका एक बड़ा मकसद यह है कि वो अपने व्यापारिक रिश्ते को ज्यादा विस्तार देने की चाहतों पे जुटा है।
वहीं फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आने से पहले उनके एडवाइजर के यहां आने से उनकी यात्रा की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 साल पूरे हुए। चांसलर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच न सिर्फ कारोबारी बढ़ने की संभावना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल और मोबिलिटी की क्षेत्र में भी दोनों के बीच आपसी सहयोग बढ़ना तय है। फ्रांस के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा मजबूती आई है और दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक सहयोग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पोलैंड के विदेश मंत्री का भारत आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में इसके पाकिस्तान के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पोलैंड गए थे और उनकी पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात भी हुई थी। यहां से दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सहयोग में सुधार हुआ। तभी से आपसी बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी और संस्कृति, कल्चर और नागरिकों के बीच संबंधों पर जोर दिया गया। इस तरह से गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन 27 जनवरी को हो रहे भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन से पहले यूरोप के 3 प्रभावशाली देशों की इस तरह से भारत यात्रा बदलते जियोपॉलिटिक्स में पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा संदेश है। खासतौर से कारोबार के क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानियों के लिए एक करारा जवाब भी माना जा सकता है। भारत और यूरोप के देश जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, उसके लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग होकर आए हैं। भारत वाइमर ट्रायंगल बैठक में भी शामिल हुए, जहां पर फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इस तरह से साफ है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिश्तों का एक मजबूत आधार तय हो चुका है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड मजबूत पिलर बनके उभरे हैं। और यूरोपीय कूटनीतिक त्रिकोण भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पैंतरेबाजी का करारा जवाब साबित हो सकता है। और अमेरिका के बीच में जो अस्थिरता है, उसका असर आप पूरे विश्व में और सबकी कूटनीति पर आप साफ देख सकते हैं। ग्रीनलैंड पर लेकर लगातार ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार ग्रीनलैंड को अपने लिए आवश्यकता बताते हुए कह रहे हैं कि अब हमको मजबूर ना किया जाए। यानी कि एक तरफ ईरान है, जहां पर पिछले 21 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर लेकर भी ये कह रहे हैं कि हम सीधे तौर पर यहां पर अटैक कर सकते हैं अगर वहां के प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह से वहां की सरकार ने दमनकारी नीतियों को चलाया। अब तक 200 से ज्यादा मौतें ईरान में हो चुकी हैं और प्रोटेस्ट लगातार तेज होता जा रहा है। इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का हर दिन एक नया बयान इस देश के अंदर भूचाल जैसी स्थिति बना चुका है। पूरी दुनिया भर में उनके बयानों की चर्चा की जा रही है, चाहे वो सबसे पहले आपको माद्रो को लेकर हो, उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर हो, फिर ईरान को लेकर हो, मतलब एशिया से लेकर यूरोप, हर कहीं उनके बयानों की ये चर्चा की जा रही है। और ट्रंप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो कभी किसी को धमका रहे हैं, कभी किसी को मनमानी कर रहे हैं और कभी किसी को टैरिफ के दबाव में, प्रेशर में झुकाना चाहते हैं। भारत और चीन को लेकर उन्होंने 500% टैरिफ तक का बात कर दी। उन्होंने इसके लिए कहा कि मैंने हस्ताक्षर भी कर दिए। तो ये सारी नीतियां बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस अपनी जो दूसरा उनका टर्म है, उसमें किस तरह की कूटनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके सलाहकार खुद भी इस चीज से बेफिक्र है कि अगला कदम उनका क्या होने जा रहा है या वो किस बात को लेकर अपनी बात कहने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी तरह से यहां पर हमला होता है तो फिर नाटो का टूटना तय है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य, नाटो का अभिन्न सदस्य क्यों ही नहीं है, बल्कि जब नाटो बना तो उसका संस्थापक सदस्य डेनमार्क है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो नाटो के नियम के मुताबिक कि अगर उनके 32 देशों के संगठन में किसी भी देश पर हमला होता है तो 32 देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर नाटो का टूटना तय है और दुनिया एक अधर वाली स्थिति में फंसता जा रहा है। शुक्रिया।